लोकतंत्र सिर्फ सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, ये सुनिश्चित करना है कि हर आवाज सुनी जाए। इसी विचार के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं, और विषय जितना गंभीर है उतना ही सच कहूं तो चौंकाने वाला भी है। भारत की वोटर लिस्ट से लाखों महिलाओं का नाम एक तरह से कहें तो रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और जो उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये विषय जनरल स्टडीज पेपर 1 में महिलाओं की भूमिका जी और पेपर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जैसे अहम पहलुओं से सीधे जुड़ता है। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, मुझे लगता है ये हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो ये समझना चाहता है कि हमारे लोकतंत्र की मशीनरी मतलब जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है। हाँ, और कहाँ फेल हो जाती है। आज हम इसी मशीनरी के कुछ पुर्जे खोल कर देखने की कोशिश करेंगे, उन आंकड़ों और तर्कों के जरिए जो इस विश्लेषण में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दमदार और थोड़ी चिंताजनक सोच से होती है। लेखक एक भविष्य के इतिहासकार की कल्पना करता है जो शायद ये लिखेगा कि 21वीं सदी का भारत एक क्रूर विडंबना का गवाह बना। एक तरफ भारतीय महिला एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना रही थी, अपने मुद्दों पर वोट कर रही थी जी, और ठीक उसी समय आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं का सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी उन्हें वोट देने के हक से वंचित करने की प्रक्रिया चल रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक सरकारी प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। सुनने में तो ये किसी रूटीन सरकारी काम जैसा लगता है ना, जैसे ऑफिस की फाइलों की सफाई हो रही हो। बिल्कुल, लेकिन ये सफाई कुछ ऐसी है कि इसमें कूड़े के साथ साथ कीमती सामान भी फेंका जा रहा है। देखिए, इस प्रक्रिया का मकसद था वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, गलतियां सुधारना, लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक इसका नतीजा महिलाओं के विलोपन यानी डिलीशन के रूप में सामने आया है। अच्छा। और ये इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये उस तरक्की को उलट रहा है जो हमने पिछले 2 दशकों में देखी थी। महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने का प्रतिशत बढ़ा, उनका वोटिंग टर्नआउट पुरुषों के बराबर, बल्कि कई राज्यों में तो ज्यादा हो गया था। अब ये सब दांव पर लग गया है। आपने सही कहा, ये तो दशकों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। विश्लेषण ये भी कहता है कि भारतीय महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से एक दोहरी मार झेलनी पड़ी है और अब ये प्रक्रिया एक तीसरी मार की तरह आई है। ये ट्रिपल वैमी क्या है, जरा इसे समझाइए। हाँ, इसे ट्रिपल वैमी कहना बिल्कुल सही होगा। पहली मार तो वो है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मिसिंग गर्ल्स कहा था। जी, यानी हमारे समाज में लड़कों को प्राथमिकता देने की वजह से जन्म के समय लिंगानुपात इतना बिगड़ा हुआ है कि लाखों लड़कियां तो पैदा ही नहीं हो पाती। ये एक सामाजिक त्रासदी है। दूसरी मार है अंडर एनफ्रेंचाइजमेंट। इसका मतलब है कि जो लड़कियां जन्म लेकर 18 साल की उम्र तक पहुंच भी जाती हैं, उनका नाम पुरुषों के मुकाबले वोटर लिस्ट में दर्ज होने की संभावना कम होती है। अच्छा। शादी, माइग्रेशन, जागरूकता की कमी, वजहें कई हैं। चुनाव आयोग ने सालों तक इस गैप को भरने के लिए मेहनत की है। 1 मिनट, तो पहली 2 समस्याएं थीं कि महिलाएं या तो सिस्टम में आ ही नहीं पाईं या उन्हें सिस्टम में लाना मुश्किल था। जी, लेकिन ये तीसरी मार, जैसा कि विश्लेषण बताता है, उन महिलाओं पर है जो पहले से ही वोटर लिस्ट में थीं। एग्जैक्टली। मतलब हम नए वोटर जोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि पुराने और स्थापित वोटर्स को हटाने की बात कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक अलग और ज्यादा खतरनाक बात है। यही इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, ये उन नागरिकों के अधिकार का हनन है जो पहले से सिस्टम का हिस्सा थे, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था। हाँ, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था, जिन्होंने शायद कई बार वोट भी दिया हो। आजाद भारत ने इस पैमाने पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये लोकतंत्र की समावेशिता, उसके इंक्लूजन के सिद्धांत पर सीधा हमला है। ये तो सच में एक बहुत गंभीर आरोप है। क्या हमारे पास कोई ठोस आंकड़े हैं जो इस बात को साबित कर सकें? मुझे लगता है बिहार का उदाहरण यहाँ काफी अहम हो जाता है, जो इस विश्लेषण में दिया गया है। हाँ, आंकड़े कहानी को और साफ करते हैं। देखिए, SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार की वयस्क आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 932 महिलाएं थीं। जी, ये आबादी का अनुपात था। लेकिन जब वोटर लिस्ट को देखा गया तो ये अनुपात सिर्फ 914 था। यहीं पे पहली समस्या दिखती है। रुकिए, इसका मतलब प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही 7 लाख महिला मतदाता लापता थीं। हाँ, मतलब आबादी के हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी उससे 7 लाख कम। बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है।
बिल्कुल, समस्या तो पहले से ही थी, लेकिन अब देखिए कि SIR ने क्या किया। इस प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट में लिंगानुपात 914 से गिरकर 890 पर आ गया। ओह, अगर इसे संख्या में बदलें तो जो लापता महिला मतदाता पहले 7 लाख थीं, उनकी संख्या दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 16 लाख हो गई। 16 लाख? ये तो अविश्वसनीय है। और यही विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष है। SIR ने अकेले बिहार में वोटर लिस्ट के लिंगानुपात में 1 दशक की प्रगति को खत्म कर दिया। पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1 दशक की प्रगति एक झटके में खत्म। ये सुनने में भी अजीब लगता है। मतलब 10 साल की मेहनत, जागरूकता अभियान, चुनाव आयोग के प्रयास, सब पर एक प्रशासनिक प्रक्रिया ने पानी फेर दिया। जी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बिहार कोई अकेला मामला था या ये पूरे देश में हो रहा है? यही सबसे जरूरी सवाल है और जवाब है नहीं, बिहार अकेला नहीं था। SIR के दूसरे चरण में 6 बड़े राज्यों का डेटा भी इसी खतरनाक पैटर्न की पुष्टि करता है। अच्छा। इन 6 राज्यों में SIR से पहले वोटर लिस्ट में लिंगानुपात औसत 979 था, जो आबादी में उनके हिस्से 985 से बस थोड़ा ही कम था। मतलब स्थिति काफी ठीक थी। लेकिन SIR के बाद ये औसत 16 पॉइंट गिरकर 963 पर आ गया। 16 पॉइंट की गिरावट? अगर इसे संख्या में देखें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 23 लाख अतिरिक्त लापता महिला मतदाता। 23 लाख? इसे दूसरे तरीके से समझिए, अगर पुरुषों और महिलाओं के नाम बराबर अनुपात में हटाए जाते तो आज वोटर लिस्ट में 23 लाख ज्यादा महिलाएं होती। 23 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के एक बड़े शहर जैसे चंडीगढ़ या नागपुर की पूरी आबादी के बराबर है। बिल्कुल। इतनी आवाजों का एक साथ शांत हो जाना, ये तो कई चुनावों के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। तमिलनाडु जैसे राज्य, जहां लिंगानुपात बेहतर है और महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वहां भी गिरावट आई। वहां भी? हाँ, तमिलनाडु में 2 अंक और केरल में 14 अंकों की गिरावट देखी गई। और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है। विश्लेषण के मुताबिक गुजरात में लगभग 6 लाख, राजस्थान और बंगाल में 5-5 लाख से ज्यादा और मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख महिला वोटर्स के नाम हटा दिए गए। इस विश्लेषण में एक बहुत दिलचस्प तुलना भी की गई है असम के साथ। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। असम का उदाहरण एक तरह से कंट्रोल ग्रुप की तरह काम करता है। कैसे? असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हालिया वोटर लिस्ट सुधार में SIR प्रक्रिया के वो विवादास्पद नियम जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म्स और मैपिंग इस्तेमाल नहीं किए गए। और नतीजा ये कि वहां वोटर लिस्ट का लिंगानुपात गिरा नहीं, बल्कि 1002 से बढ़कर 1004 हो गया। वो वाह! ये इस बात का सबसे साफ संकेत है कि समस्या कहीं और नहीं बल्कि SAI की प्रक्रिया के डिजाइन में ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या फिर सिस्टम ही कुछ ऐसा बना है जो अनजाने में महिलाओं के खिलाफ काम कर रहा है? विश्लेषण इसे एक डिजाइन दोष कहता है। एकेडमिक्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएनफ्रेंचाइजमेंट? जी, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जानबूझकर कोई वोट देने से नहीं रोक रहा, बल्कि सिस्टम के नियम और प्रक्रियाएं ही इतनी जटिल या भेदभावपूर्ण है कि आप खुद ब खुद बाहर हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपने स्टेडियम में घुसने का टिकट तो खरीद लिया, लेकिन गेट पर नियम है कि सिर्फ नीले जूते वाले ही अंदर आ सकते हैं और आपके जूते काले हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। गलती आपकी नहीं, उस अजीब से नियम की है। तो इस SAI प्रक्रिया में ऐसे कौन से अजीब नियम हैं जो खास तौर पर महिलाओं को बाहर कर रहे हैं? विश्लेषण 2 मुख्य वजहें बताता है। पहली वजह है एक बहुत ही सख्त समय सीमा के अंदर फोटो के साथ एक गणना फॉर्म यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की जरूरत। ठीक है। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल के अधिकारी घर घर गए और जो लोग उस वक्त घर पर नहीं मिले उन्हें अनुपस्थित या शिफ्टेड मान लिया गया। अब होता यह है कि शादी के बाद महिला का नाम उसके मायके की लिस्ट से तो अक्सर हटा दिया जाता है, लेकिन ससुराल की लिस्ट में कभी जोड़ा ही नहीं जाता। वो एक तरह से चुनावी सिस्टम के लिए अदृश्य हो जाती है। तो जब अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और महिला घर पे नहीं मिलती तो उसका नाम लिस्ट से काटना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। पहली वजह तो समझ आती है, महिलाएं घर पे नहीं मिली और उनका नाम कट गया। लेकिन सोर्स एक और वजह बताता है जो मैपिंग से जुड़ी है। ये मैपिंग आखिर है क्या? हाँ, और ये महिलाओं के लिए एक समस्या क्यों बन गई? ये दूसरी वजह तो और भी ज्यादा भेदभावपूर्ण है। मैपिंग की प्रक्रिया में जिन महिलाओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है भी, उन्हें ये साबित करने के लिए कि वो असली वोटर हैं,
खुद को 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट में अपने माता पिता के नाम से मैप या जोड़कर दिखाना होता है। 20 साल पुरानी लिस्ट में? जी, और सबसे बड़ी अड़चन ये है कि इस काम के लिए ससुराल वालों के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या? हाँ, विश्लेषण इसे विवाहित महिलाओं के खिलाफ स्पष्ट भेदभाव कहता है। ये तो वाकई बहुत अनुचित है। सोचिए, एक शादीशुदा महिला को अपनी पहचान साबित करने के लिए सिर्फ अपने मायके के 2 दशक पुराने रिकॉर्ड पर निर्भर रहना पड़े, ये कितना अव्यावहारिक नियम है। आप जानते हैं वो जो भविष्य का इतिहासकार है जिसकी हमने शुरू में बात की थी? जी। अगर वो इन आंकड़ों को देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा। लेकिन सोचिए अगर उसके हाथ चुनाव आयोग की अपनी रूल बुक यानी मैनुअल भी लग जाए तो क्या होगा? तो वो शायद और भी ज्यादा हैरान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के अपने नियम महिलाओं के नामांकन को लेकर बहुत संवेदनशील और प्रगतिशील हैं। ईसीआई की मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि वोटर लिस्ट के हर स्तर पर लिंगानुपात की निगरानी होनी चाहिए। कोई भी नाम हटाने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। अच्छा। और अगर किसी इलाके में लिंगानुपात बिगड़ रहा है तो वहां महिला बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओस की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि महिलाओं का नाम जुड़वाना आसान हो। तो फिर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है जो विश्लेषण भी पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? कैसे चुनाव आयोग के इतने स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया महिला मतदाताओं के विशेष गहन विलोपन यानी स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में बदल गई? और यही गवर्नेंस का सबसे बड़ा सवाल है। ये नियमों और उनके जमीनी कार्यान्वयन के बीच एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। कागज पर नीतियां बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में खामी है तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर हम आज की पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि एक तरफ तो हम संसद में महिला आरक्षण जैसे बड़े कदमों की बात कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ एक प्रशासनिक प्रक्रिया शायद अनजाने में ही सही लाखों महिलाओं की आवाज को सिस्टम से ही मिटा रही है। ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। और सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए ये मामला कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ लाता है। चुनावी सुधार, लिंग न्याय, जमीनी स्तर पर नीतियों का कार्यान्वयन और सबसे जरूरी नियमों जैसे ईसीआई मैनुअल और वास्तविकता यानी एसआईआर प्रोसेस के बीच का अंतर। बिल्कुल। मुख्य परीक्षा में इस तरह के उदाहरणों का उपयोग आपके जवाबों को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकता है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस विश्लेषण ने एक भविष्य के इतिहासकार की कल्पना की थी जो इन घटनाओं को देखेगा। अब आप सोचिए अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो वो इतिहासकार 21वीं सदी के भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के प्रति हमारे समाज की असली प्रतिबद्धता के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल पर गौर करेंगे।